in the last lecture, we have talked about Weber's Trinitarian view on social stratification. So, in this lecture, we will try to understand dimensions of social stratification. इस लेक्चर में हम डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. Social stratification refers to the structured inequalities that exist among individuals and groups in society. Social stratification उस स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ को कहते हैं जो इंडिविजुअल्स और हम जैसे जो इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, उनके बीच में वो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है. It indicates that society is divided into hierarchical layers where people enjoy different levels of power, prestige and access to resources. ये क्या इंडिकेट करता है कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है अलग अलग हिरार्कियल लेयर्स में, जहाँ लोग एंजॉय करते हैं अलग लेवल ऑफ पावर, प्रेस्टीज और एक्सेस टू रिसोर्सेज. यानी कि एक इंसान के पास पावर होगी, वहीं पर आप दूसरे इंसान को देखोगे तो उसके पास पावर नहीं है. एक इंसान के पास प्रेस्टीज, दूसरे के पास नहीं. किसी के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, किसी के पास कुछ भी नहीं, किसी के पास थोड़ा बहुत रिसोर्सेज. तो एक हिरार्कियल लेयर्स जो है ये मतलब उसका डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है सोसाइटी में. ठीक है. अब डायमेंशंस क्या हैं? हम जब डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इट रेफर्स टू द वेरियस बेसिस ऑन विच दीज इनइक्वालिटीज़ आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड इन सोसाइटी. उन अलग अलग बेसिस की हम बात करें जहाँ पर ये इनइक्वालिटीज़ जिससे क्रिएट की जाती हैं और फिर इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को सोसाइटी में मेंटेन रखा जाता है. यानी कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, ठीक है, और वो सदियों से चली आ रही है, फॉर डेकेड्स दैट इनइक्वालिटी हैज़ बीन प्रेवलेंट इन सोसाइटी, एंड इवन इफ यू सी इन टुडेज एरा दैट इनइक्वालिटी इज स्टिल परसिस्टिंग इन सोसाइटी. दैट मीन्स वो इनइक्वालिटी जो है वो मेंटेन्ड कैसे रखी गई सोसाइटी में. ठीक है. अभी भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसी रिचुअल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी इनइक्वालिटीज़ हैं जो बहुत सदियों से चली आ रही हैं. ठीक है. और हमने एजुकेशन हासिल की, हमने पढ़ा, हम लिटरेट बने, हमने चीज़ों को समझा, हम उनकी डेप्थ में गए, रिसर्च की और बहुत सारी चीज़ों को हमने गलत ठहराया. फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी. ठीक है. अब अनटचेबिलिटी ऐसा तो नहीं है कि आज की सोसाइटी में परसिस्ट नहीं कर रही है. ठीक है. कहने को ये ख़त्म हो गई है, लॉस बन चुके हैं भाई, अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन अभी भी सोसाइटी में प्रेवलेंट है. क्यों? क्योंकि इसे मेंटेन किस तरीके से सोसाइटी में कराया है उन बेसिस की हम बात कर रहे हैं. दीज डायमेंशंस हेल्प सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई सर्टेन ग्रुप्स डोमिनेट अदर्स. कि कैसे कुछ सर्टेन ग्रुप्स, कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स जो हैं वो किस तरीके से डोमिनेट करते हैं और कैसे सोशल प्रिविलेजेस और जो डिसएडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. अगर आप इस अनटचेबिलिटी को देखोगे ना, तो एक अमीर इंसान जो है वो ही इस चीज़ को मेंटेन रख रहा है. उसने छूत अछूत का कॉन्सेप्ट लाएगा, लाइक खुद को वो अमीर समझेगा और वो हाथ तक नहीं, ही कांट इवन शेक हैंड विद अ पुअर पर्सन. ठीक है. उसे शर्म आएगी या उसे अजीब लगेगा, कुछ इस तरीके का, और इस तरीके से वो मेंटेन करके रखा उन्होंने सोसाइटी में. ठीक है. क्यों? क्योंकि कुछ सर्टेन ग्रुप्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं. ठीक है. और कुछ को, कईयों को फिर उसका डिसएडवांटेज सहना पड़ रहा है. देखो, स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अलोन. स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे भी हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, उनका क्या मानना था कि they actually has this primarily view that stratification is in terms of economic factors only. ठीक है. वहीं पर अगर आप वेबर को देखोगे, उसने 3 ब्रॉड बेसिस की बात की है. ठीक है. एंड फंक्शनलिस्ट ने सोसाइटल नेसेसिटी की बात की है. तो यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन यही चीज़ कह रहा है कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अलोन. ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ही देखने को मिल रही है. इट ऑपरेट्स थ्रू मल्टीपल सोशल कैटेगरीज जैसे रेस, एथनिसिटी, क्लास, जेंडर एंड स्टेटस. तो ये कैसे ऑपरेट हो रही है? ठीक है. ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत सारी सोशल कैटेगरीज की वजह से ऑपरेट हो रही हैं, जैसे रेस, एथनिसिटी, क्लास, जेंडर और स्टेटस. और हर डायमेंशन एक डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ हिरार्की और इनइक्वालिटी इन सोसाइटी को क्रिएट करता है. ठीक है. तो सोसाइटीज़ जो हैं, देयरफॉर दे आर स्ट्रैटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरस इनइक्वालिटीज एंड डिफरेंसेस. ठीक है. और यही फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ या जो स्ट्रैटिफिकेशन है चेंज करती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है. जैसे एक टाइम पे देयर वाज दिस फ्यूडल स्ट्राटा इन यूरोप, लेकिन आज इट्स नॉट देयर. ठीक है. इनफैक्ट आज जो यूरोप है वो एक मॉडर्न क्लास बेस्ड सोसाइटी है, लेकिन एक अर्लियर टाइम्स में दे यूज्ड टू बी अ फ्यूडल स्ट्राटा. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है और कि एक इनइक्वालिटी जो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, एक जगह पर एग्जिस्ट कर रही है, वो दूसरी जगह पर भी एग्जिस्ट कर रही हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में कास्ट एग्जिस्ट कर रही है, ज़रूरी नहीं कि इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कास्ट एग्जिस्ट कर रही हो.
कास्ट वाली इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही हो। तो चलिए हम अलग अलग डायमेंशंस को देखते हैं, जो स्ट्रैटिफिकेशन के अलग अलग डायमेंशंस हैं। रेस बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एथनिसिटी बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्टेटस बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जेंडर बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए ये हमारे पास 5 डायमेंशंस हैं जो अपने में खुद ही एक बहुत ज़्यादा डेप्थ रखते हैं। तो मैंने बहुत कंसाइसली या प्रिसाइसली नहीं पढ़ाया है। आई विल बी गोइंग इन डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी सब टॉपिक हियर। लाइक अगर रेस बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है तो हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। So in this lecture, we will just try to complete the very first race-based social stratification, okay? In the next lectures, we will try to cover ethnicity, class, status and gender-based social stratification. क्योंकि हमें अगर आपको लग रहा है lectures are going too long, तो हम इसे शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि हर एक चीज़ की डेप्थ पता होनी चाहिए। आई नो मैनी ऑफ द टीचर्स डोंट कवर दिस क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। रेस बेस्ड को एक्सप्लेन करने में अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग भी आनी चाहिए। हमें इसे सिर्फ इस तौर पे नहीं पढ़ना है कि हमें कोई MCQ या वो करना है। हमें आंसर राइटिंग में आंसर्स और डेप्थ की ज़रूरत पड़ती है, हमें एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, इन डेप्थ हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसीलिए विद एवरी सब टॉपिक आई कम अलॉन्ग विद दिस डेप्थ, ओके। Now let us start. These dimensions often overlap and reinforce each other, making inequality more complex and deeply rooted. और ये जो dimensions है ना, ये आपस में overlap भी करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को reinforce करते हैं, जिससे inequality ज़्यादा complex और deeply rooted हो जाती है। मतलब वो अपनी पकड़ और मजबूती से ले लेती है, ठीक है। So let us start this race-based social stratification. Race-based social stratification refers to a system of inequality in which individuals or groups are ranked and treated differently on the basis of racial identity. देखिए ये इस तरह की social stratification है, इस तरह की inequality है individuals में या groups में, और उनको इस तरीके से मतलब डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल आइडेंटिटी। अपनी रेशियल आइडेंटिटी की वजह से उन्हें एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, उन्हें एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, उन्हें अच्छी तरीके से रखा नहीं जाएगा, उनकी रैंकिंग कहीं नीचे रखी जाएगी, ठीक है। Race has been historically used as a powerful tool for domination, discrimination and social exclusion. जो देखो जो रेस है ना, इसको आज यूज़ नहीं किया है, बहुत ही हिस्टोरिकल लेवल से इसे यूज़ कर रहे हैं और एक बहुत पावरफुल टूल है। डोमिनेट करने का तरीका है, डिस्क्रिमिनेट करने का तरीका है, और सोशली एक्सक्लूड किस तरीके से करना है लोगों को, वो इस रेस को पता है। यानी कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो इस रेस को यूज़ करते हैं, एक टूल की तरह यूज़ करते हैं और डोमिनेट करते हैं। Now what is the meaning of race? What do we understand by this term race? ठीक है, race is a complex concept that has both everyday and scientific meanings. ठीक है, race के एक everyday meaning भी है और एक scientific meaning भी है। अगर हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रेस को समझते हैं तो रेस रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हु आर परसीव्ड बाय अ सोसाइटी एज अ बायोलॉजिकली और कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सोशोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव ये है कि रेस किस चीज़ को कहा जाता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो जिसको इस तरीके से इस नज़र से देखा जाता है जो बायोलॉजिकली या कल्चरली एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। However, many sociologists argue that race is not a scientifically valid biological category. लेकिन कुछ सोशोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि जो रेस है वो एक साइंटिफिकली वैलिड बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं है, बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय सोसाइटी। यानी कि वो इंसान ने खुद उस चीज़ को क्रिएट किया है कि रेस जैसी भी कोई चीज़ है। अब हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, तो इसमें इतना कोई इस बात को बनाने वाली मतलब इतनी इंपॉर्टेंस देने वाली बात तो है नहीं कि तुम अलग हो, हम कुछ सुपीरियर हैं, ठीक है, इस तरीके का कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान ने खुद क्रिएट किया है। जो वाइट है, क्योंकि हर एक टोन, हर एक कलर का इंसान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सोसाइटी पूरी वर्ल्ड में। इवन इफ़ यू सी वाइट कलर, तो वाइट की आपको पता नहीं कितनी शेड्स देखने को मिलेगी। बहुत ही गोरा, एक्सट्रीम लेवल का गोरा, थोड़ा उससे कम गोरा, उससे थोड़ा कम गोरा, ठीक है। ब्राउन की शेड्स देख लोगे, बहुत ज़्यादा शेड्स हैं। ब्लैक की तो आप उनको किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो कि वो सुपीरियर हैं, वो सुपीरियर नहीं है, या वो इन्फीरियर हैं, ठीक है। तो ये एक इंसान सोशली कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया गया है और इसे सोसाइटी ने मेंटेन किया है। According to sociologists, people are often assigned to particular racial categories based on public opinion shaped by the dominant group of people. देखो जो डोमिनेट करते हैं ना, जो डोमिनेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो दे आर वेरी फ्यू इन सेक्शन, ठीक है, फ्यू सेक्शन ऑफ पीपल हमें डोमिनेट कर, और जो डोमिनेट हो रहे हैं वो लार्जर पार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो थोड़ी सी सेक्शंस ऑफ पीपल हैं,
ये पब्लिक ओपिनियन को ना शेप करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक क्राइटेरिया तो नहीं है, इन्होंने ही इस तरीके की मेंटालिटी, इस तरीके की फीडिंग कराई है लोगों के माइंड में, ठीक है। तो ये एक सोशली कंस्ट्रक्ट क्रिएटेड इस वजह से है, और यही जो डोमिनेंट ग्रुप है ये एक इस तरीके का ये शेप कराता है लोगों के बीच में। Therefore, race is largely as an ideological construct based on visible physical differences such as skin color, facial features और hair texture. ठीक है, तो रेस क्या है? एक आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, हमारे दिमाग का खुद का बनाया हुआ, जो हमने फिजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे बनाया है कि इसका स्किन कलर कैसा है, इसका फेशियल फीचर कैसा है, हेयर टेक्सचर कैसा है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी की आई है इस तरीके की, किसी की छोटी है, तो हम लोगों ने ना खुद ही क्रिएट किया, अच्छा जिसकी ना इतनी बड़ी आंखें होंगी या जिसकी बहुत मोटी आईब्रोज होंगी तो वो बहुत खूबसूरत है, जिसकी छोटी होंगी आंखें, छोटी आईब्रो होगी, वो खूबसूरत नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ खुद का है, और हम कौन होते हैं जो ये चीज़ डिसाइड करें, ठीक है। तो इसलिए ये सब गलत है। किसी को इस तरीके से आप डिफरेंशियल ट्रीट कर रहे हो जस्ट बिकॉज उनका स्किन कलर थोड़ा सा अलग है, उनके फेशियल फीचर्स अलग हैं, या उनका हेयर टेक्सचर अलग है, ठीक है। ओवर टाइम दीज डिफरेंसेस हैव बीन यूज टू जस्टिफाई अनइक्वल ट्रीटमेंट, और बहुत समय से इन डिफरेंसेस को ना यूज़ किया गया कि हाँ ये जस्टिफाई कर रहे हैं यार, अनइक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए इन लोगों के साथ, ये इस तरीके के हैं शक्ल के या इस तरीके के बने हुए हैं, इसलिए ये अनइक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। तो ये चीज़ें जो थी, it led to this racial stratification and this actually became deeply rooted in society, ठीक है, क्योंकि हमारा बिहेवियर इस तरीके का था एंड इससे सोशल हायरार्की क्रिएट हुई, और अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से जो रेशियल बेसिस पे था उससे इट लेड टू रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन। Then comes scientific racism and early racial classifications. देखो अर्ली, अगर हम 18 तो 19th सेंचुरी की बात करते हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स थे, दे अटेम्प्टेड टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस एज अ साइंटिफिक बेसिस। अब देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रेस को एक साइंटिफिक बेसिस देने की कोशिश की है। एक इंपॉर्टेंट फिगर है जोसेफ आर्थर डी गोबिनो, who in the mid-19th century proposed a major racial classification dividing humanity into 3 groups. अगेन अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट फिगर ज़रूर है, लेकिन आखिरकार एक इंसान है, हमारी तरह एक आम इंसान है, जिन्होंने एक रेशियल क्लासिफिकेशन दी है और ह्यूमैनिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, कॉकेशियन, ठीक है, नेग्रॉइड एंड मंगोलियन, ठीक है। इनमें 3 में इनकी क्लासिफिकेशन कर दी है। कॉकेशियन हो गया वाइट, ब्लैक हो गए नेग्रॉइड्स, येलो हो गई मंगोलियन। गोबिनो ऑल्सो अटैच नोशंस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड, सिर्फ अब देखो क्लासिफिकेशन ही नहीं की, बल्कि इसमें एक नोशन ऑफ सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी को भी अटैच किया है टू दीज रेशियल ग्रुप्स, कि वाइट सुपीरियर है। ये किस चीज़ ने लाया है? यहाँ से गोबिनो ने एक क्लासिफिकेशन दे दी, खुद ही 3 क्लासेस क्रिएट किए, खुद ही बताते हैं कौन सुपीरियर है। Now, according to this theory, white race was considered superior while other races were portrayed as inferior, ठीक है। इनके हिसाब से ये था कि वाइट सुपीरियर हैं, बाकी जितनी भी रेसेस हैं इन्फीरियर हैं। These ideas form the basis of scientific racism, और इसको साइंटिफिक रेसिज्म का भी किरदार अदा कर दिया इसने, where racial inequality was justified using seemingly scientific arguments। तो इस रेशियल इनइक्वालिटी को एक तरीके से जस्टिफाई करने लगे कि हाँ जो वाइट हैं, कॉकेशियंस हैं, वो हम सबके लिए सुपीरियर हैं, और बाकी जितनी भी रेसेस हैं वो सारे इन्फीरियर हैं। सच रेशियल थेरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड कॉलोनियल पावर्स, और ये कॉलोनियल पावर्स यहीं से तो इन्फ्लुएंस हुई हैं, क्योंकि ऐसी रेशियल थेरीज दी गई हैं लोगों ने, विच ऑफन यूज दैम टू जस्टिफाई देयर रोल ओवर देयर सोसाइटीज़। अभी यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स आए, दे रूल्ड हियर फॉर 200 years एंड दे रूल्ड हियर and they have this colonial mindset that they are something as superior and we all are inferior. So ये क्या है? उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई किया है, सारी सोसाइटीज़ में इस चीज़ को कहीं ना कहीं लागू किया, जस्टिफाई कराया कि हाँ कॉलोनियल पावर्स जो हैं वो सुपीरियर हैं, ठीक है, उनका हक है, ठीक है, कि वो हम लोगों को सिविलाइज करेंगे। उनका ये मानना था कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडियंस को सिविलाइज कराएंगे, ठीक है। The idea that European had a duty to civilize other races was expressed in Rudyard Kipling's White Man's Burden। देखो एक White Man's Burden करके एक टर्म है, important है, क्योंकि White Man's Burden का यही मतलब है because the Britishers or the white people they have this notion कि it is their responsibility to civilize the less inferior people, to actually civilize Indians or some other जो white man's burden we have completed. Now racial ideology and political consequences.
रेशियल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है, रेशियल आइडियाज ऑल्सो हैड सीवियर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज इन द 20th सेंचुरी। रेशियल आइडियोलॉजीज के कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले हमें 20th सेंचुरी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द आर्यन रेस। अब एडोल्फ हिटलर जो था उसका भी यही एक नोशन था कि जो आर्यन रेस हैं वही सबसे सुप्रीम है, और यही एक सेंट्रल एलिमेंट उनकी नाजी आइडियोलॉजी में देखने को मिला। द बिलीफ लेड टू द परसिक्यूशन एंड एक्सटर्मिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूज, और यही बिलीफ जो था कि जो आर्यंस हैं वो सुप्रीम हैं, इससे क्या देखने को मिला, यहाँ पर इस वजह से उन्होंने हज़ारों मिलियंस पता नहीं कितनी तादाद में ज्यूज को मारा ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट एंड contributed to the outbreak of the Second World War, और यहीं से हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिली, वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, अगेन यहाँ पर आर्यंस अपने आप को सुप्रीम मानते थे। ठीक है, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज सुप्रीम, और उन्होंने ज्यूज को मारा था। ठीक है, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था, वहाँ पे उन्हें मारा जाता था। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि किस तरीके से वो अगेन खुद को सुप्रीम समझते थे। देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ रेशियल कॉन्शियसनेस। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन ग्रुप्स हैड एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि जो फिजिकल डिफरेंसेस है ना ह्यूमन ग्रुप्स के बीच में, ये सेंचुरीज से चली आ रही हैं, लेकिन ये सोशली सिग्निफिकेंट तभी बनी जब रेशियल क्लासिफिकेशंस और टर्मिनोलॉजीज एमर्ज हुई। यानी कि जब हमने इन चीज़ों को बहुत डिफाइन करने लग गए, रेशियल क्लासिफिकेशंस को, रेशियल टर्मिनोलॉजीज को, तो ये सोशली सिग्निफिकेंट बन गई। ठीक है, एग्जिस्ट फिजिकल डिफरेंसेस तो बहुत शुरुआत से कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इनको रेशियल क्लासिफिकेशंस और टर्मिनोलॉजीज की वजह से रेशियल लोगों में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, रेशियल कॉन्शियसनेस देखने को मिली। वंस दीज डिफरेंसेस वर लेबल्ड एंड कैटेगराइज, और जब एक बार इन डिफरेंसेस को लेबल करने लगे, कैटेगराइज करने लगे, दे बिगैन टू बी इंटरप्रेटेड एज रेशियल डिफरेंसेस, तो इन्हें रेशियल डिफरेंसेस के तौर पे इंटरप्रेट करा जाने लगा, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेशियल हायरार्कीज, और यहाँ से रेशियल हायरार्कीज की डेवलपमेंट हुई, और यहाँ से एक बिलीफ हमें देखने को मिला वाइट रेशियल सुप्रीमेसी का, द बिलीफ ऑफ वाइट रेशियल सुप्रीमेसी, दैट ओनली वाइट पीपल, जो अमेरिकन्स थे, यूरोपियंस थे, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज समवन हु हैज़ दिस डोमिनेंस ऑल ओवर दिस वर्ल्ड। ठीक है, वो रेशियल अपने कलर की वजह से उनके माइंड में हमेशा से आज तक यही माइंडसेट है कि वी आर वाइट पीपल, वी हैव द राइट टू डोमिनेट। देन कम्स एथनोसेंट्रिसिज्म एंड रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन। एक और एक्सप्लेनेशन फॉर रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन इज एथनोसेंट्रिसिज्म। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं इस टर्म को, बट यहाँ पर चलो हम थोड़ा सा इसे कवर करते हैं। एथनोसेंट्रिसिज्म रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू व्यू देयर ओन कल्चर एज सुपीरियर। ये इस तरीके की टेंडेंसी है इंडिविजुअल्स में या ग्रुप्स में, जहाँ हम समझते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा खुद के जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, हमारे कल्चर हैं, वो बहुत सुपीरियर हैं दैन अदर्स, और हम दूसरों के कल्चर्स को जज करते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर ओन कल्चर, यानी कि अपने कल्चर को एक स्टैंडर्ड मान कर चलते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड है, ये आइडियल है, हमारा कल्चर जो है ये बेस्ट है। तो आपने खुद की कल्चर को बेस्ट तो माना, लेकिन आप साथ में दूसरों के कल्चर्स को जज करने लग जाते हो। तो इट ऑफन इन्वॉल्व सस्पिशन ऑफ आउटसाइडर्स, फॉर्मेशन ऑफ इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। तो ये चीज़ें इस एथनोसेंट्रिसिज्म से हमें देखने को मिलती हैं। बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन ग्रुप, ठीक है, कि हम बेस्ट है, हमारा ग्रुप जो है बेस्ट है। एथनोसेंट्रिसिज्म ऑफन लीड्स टू प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन, और यहाँ से हमें प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, जैसे गीटोज क्रिएट होते हैं, इंटर मैरिज रिस्ट्रिक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ सोशल डिस्टेंस, आप एक सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हैं। इन सच सिचुएशंस जो डोमिनेंट और पावरफुल ग्रुप होते हैं वो मार्जिनलाइज करते हैं वीकर ग्रुप्स को, लीडिंग टू रेशियल इनइक्वालिटीज। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जो भी डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, जो भी पावरफुल ग्रुप्स हैं, वो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, वो वीकर ग्रुप्स को क्या करते हैं, मार्जिनलाइज करते हैं, और यहाँ से हमें रेशियल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। नाउ दिस वाज क्लियरली विजिबल इन द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक पॉपुलेशन इन द यूएस एंड साउथ अफ्रीका। हम सबको पता है किस तरीके से ब्लैक पीपल को ट्रीट किया था यूएसए में एंड साउथ अफ्रीका में, और यहाँ से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। ठीक है, सो ये हमारी एग्जाम्पल्स आएंगी। ठीक है, ब्लैक पीपल किस तरीके से हैं, इंटर मैरिज में रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स। देन कम्स रेसिज्म एंड कोलोनियलिज्म। रेसिज्म वॉज फ्रीक्वेंटली यूज बाई कोलोनियल पावर्स एज अ टूल टू जस्टिफाई डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, ये जो वेस्ट है,
ठीक है, ये एक नैरेटिव सेट करता है। अगेन उस टाइम पे ये एक नैरेटिव सेट किया गया था कॉलोनियल पावर्स ने कि ये एक इस तरीके का टूल है कि हम इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि वो अगर रेसिज्म को यूज़ कर रहे हैं, रेसिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो एक जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि हमारा हक है कि हम डोमिनेट करेंगे, हम एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, जो भी वीकर सेक्शन ऑफ पीपल हैं या जो नॉन वाइट पीपल हैं, ठीक है, नॉन वाइट्स पीपल को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जैसे दे आर द ओनर्स ऑफ दीज पीपल, ठीक है। European colonial powers often denied basic political rights such as citizenship, और यूरोपियन जो कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने इवन बेसिक पॉलिटिकल राइट्स जो है वो डिनाई किया है टू दीज नॉन वाइट पॉपुलेशंस इन देयर कॉलोनीज, ठीक है। By portraying colonized people as racially inferior, colonial rulers justified economic exploitation, political control and social discrimination. उन्होंने colonized people को कैसे describe किया है, कैसे portray किया है, racially inferior। अगर हम Indians की भी बात करते हैं, हम Indians को उन्होंने किस तरीके से describe किया है, किस तरीके से portray किया है, जैसे हम inferior हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल रूलर्स जो थे वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को, पॉलिटिकल कंट्रोल को और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को। दिस स्ट्रेंथेंड रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन थी ये हमें अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में देखने को मिली, ठीक है। Then comes extreme forms of racial stratification. The most extreme example was apartheid in South Africa. This is one example we are studying since class 5th, sorry, ठीक है। क्लास 5 से हम अपार्थीड के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हमें देखने को मिली साउथ अफ्रीका में। सो अपार्थीड क्या था? इट वाज अ सिस्टम ऑफ लीगलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन, मतलब ऐसी रेशियल सेग्रीगेशन जो लीगलाइज्ड है अपने टर्म्स में, जहाँ पे वाइट माइनॉरिटी एक्सरसाइज्ड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर द ब्लैक मेजॉरिटी, यानी कि ब्लैक्स जो थे दे वर इन मेजॉरिटी, और जो वाइट्स थे, ठीक है, ये मेजॉरिटी में है ब्लैक पीपल। मेजॉरिटी में होने के बाद भी इन्हें डोमिनेट कौन कर रहे हैं? जो मिनॉरिटी है। अब माइनॉरिटी कौन है यहाँ पर? वाइट पीपल, ठीक है। सो एक लीगलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। अंडर अपार्थीड रेसिडेंशियल एरियाज वर सेग्रीगेटेड, political rights were denied to non-whites, social interaction between races was restricted, यानी कि वो social interaction नहीं कर सकते थे, political rights उन्हें नहीं दिया गया था। residential areas को segregate, यानी कि black अलग रहेंगे, white अलग, क्योंकि white को superior consider किया गया है। Although apartheid was officially abolished in the early 1990s, its social and economic consequences are still visible in South African society। देखो apartheid को ना लीगली एक तरीके से ऑफिशियली अबॉलिश किया था, लेकिन इसके सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो अभी भी साउथ अफ्रीकन सोसाइटीज़ में विजिबल थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। सी इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अंडर विच सर्टेन कम्युनिटीज वर लेबल्ड एज क्रिमिनल बाय बर्थ। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या था? एक इस तरीके का ट्राइब एक्ट था जहाँ पे कुछ सर्टन कम्युनिटीज़ को ना इस तरीके से लेबल ही कर दिया गया था कि ये क्रिमिनल्स हैं बाय बर्थ। दिस लॉ वाज बेस्ड ऑन बायस्ड रेशियल एंड कल्चरल अजम्पशंस। अगेन कल्चरल अजम्पशंस और बायस्ड रेशियल चीज़ें यहाँ पर अपनाई जा रही हैं, और इससे स्टिग्मेटाइज किया था पूरी एंटायर कम्युनिटी को कि ये क्रिमिनल्स हैं बाय बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कंटेम्प्रेरी फॉर्म, आज के तौर का रेसिज्म किस तरीके का है? दैट इज न्यू रेसिज्म। इन मैनी कंट्रीज एक्सप्लिसिट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड। बहुत सारी कंट्रीज में अगर आप देखोगे जो एक्सप्लिसिट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसे लीगली अबॉलिश कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूड द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द USA in 1960s, which led to legal equality for African Americans, the end of apartheid in in South Africa in the early 1990s. However, racial inequality has not disappeared completely, ठीक है। सिविल राइट्स मूवमेंट हुई, अपार्थीड का खत्म होना हुआ, लेकिन फिर भी रेशियल इनइक्वालिटी खत्म पूरी तरीके से नहीं हुई, बल्कि एक सटल और एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेशियल इनइक्वालिटी देखने को मिली है, जिसे सोशियोलॉजिस्ट ने न्यू रेसिज्म का नाम दिया है। न्यू रेसिज्म रेफर्स टू हिडन और इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। न्यू रेसिज्म क्या है? हिडन और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो देखने को हमें मिलती है, एंड दैट परसिस्ट इवन आफ्टर फॉर्मल इक्वालिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश। देखो फॉर्मल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के बाद भी इस छोटी जो हिडन और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिल रही है। दैट इज़ न्यू रेसिज्म, यानी कि आपने फॉर्मल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया, फिर भी आप किसी तरीक़ों से डिस्क्रिमिनेशन को
कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे घर में कोई लोग आ जाते हैं, आप उनके ग्लासेस को और अपने ग्लासेस को चेंज कर देते हैं, यानी कि जिस ग्लास में आप पीते हैं डोंट प्रेफर टू गिव द पर्सन इन द सेम ग्लास। सो कहीं ना कहीं रेसिज्म प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। Then comes examples: racial profiling by law enforcement agencies, discrimination in employment and housing. घरों में, employment में आपको discrimination देखने को मिलेगी, unequal access to opportunities, ठीक है। For example, scholar एक एंजेला डेविस थी, उन्होंने अपनी बुक Abolition Democracy 2005 में कहा कि mass imprisonment in the US disproportionately affects African Americans and Hispanics, functioning as a modern mechanism ऑफ रेशियल कंट्रोल एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, एंजेला डेविस ने अपनी बुक एबॉलिशन डेमोक्रेसी बियॉन्ड प्रिजन्स टॉर्चर एंड एम्पायर 2005 में लिखी थी, ठीक है। सो शी वेंट ऑन टू आर्ग्यू कि दैट द स्टेट इज ऑल्सो कॉम्प्लिसिट इन परपिचुएशन ऑफ रेशियल एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंटिन्यू करा रही है, जो स्टेट है वो खुद ही इस चीज़ को कंटिन्यू कराना चाहती है, यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो एथनिक डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। और वहाँ पे अमेरिकन स्टेट में मास इम्प्रिजनमेंट जो था एक तरीके का मॉडर्न टूल था, ठीक है, ताकि वो एक तरीके से रिप्रेशन उन पे इम्पोज कर सकें, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन पे डिस्क्रिमिनेशन इम्पोज कर सकें। सो दिस वॉज वन ऑफ अ टूल, मास इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जो यूएस में देखने को मिला। इसका कंक्लूजन क्या है? रेस बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दैट हैज हिस्टोरिकली शेप्ड सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल्दो अवर्ट फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म हैव बीन डिक्लाइन। यानी कि बाहरी तौर पे जो रेसिज्म है वो हमें देखने को नहीं मिला, वो डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि लीगल फॉर्म्स और सोशल मूवमेंट्स हमें देखने को मिली। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे सटल फॉर्म्स में, न्यू फॉर्म्स में हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू सोशोलॉजिकल स्टडी। तो सोशोलॉजिकल स्टडी का फिर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड रेस बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. In the next lecture we will try to complete ethnicity based social stratification. So that's all for today. Thank you.